हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू माय चैनल मैथ्स बाय अनीस सर। स्टूडेंट्स, आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर सीरीज़ को मैं बिगिन करने जा रहा हूँ। ठीक है, इस लेक्चर सीरीज़ में हम क्या करेंगे कि पास्ट 4 ईयर्स 2017, 2018, 2019 एंड 2020, इन 4 साल का जो बोर्ड में आया हुआ पेपर है फॉर सेबा एज वेल एज सीबीएसई, इसको हम पार्ट बाय पार्ट करके पूरा डिस्कस करेंगे यहाँ इन वीडियोस में। मैं फुल सॉल्यूशंस आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा, यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, तो इन वीडियोस को आप फॉलो कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इन वीडियोस से बच्चों मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए आई वुड सजेस्ट कि कोई भी क्वेश्चन जो मैं इसमें सॉल्व कर रहा हूँ तो आप सॉल्यूशन देखने के पहले वीडियो एक बार पॉज कर दें, पॉज करके पहले खुद से ट्राई करें। ठीक है, और ट्राई कर लेने के बाद में आप मेरे सोल्यूशन को भी देख सकते हैं, अपना सोल्यूशन उससे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इससे बच्चों आप लोग का जो क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होगा। धीरे धीरे आपको टाइम मैनेजमेंट ये सब का भी आइडिया होने लगेगा। तो ये एक जो सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं, इसके अंदर में मैं वापस बता देता हूँ कि इन 4 सालों का हम सारा का सारा सेबा एंड सीबीएसई के बोर्ड पेपर्स को डिस्कस करेंगे। ये सारा का सारा ऐसा होगा कि पूरा फुल पेपर एक सिंगल वीडियो में डिस्कस्ड नहीं रहेगा। मैं एक बार पेपर आप लोगों को शो कर देता हूँ। जैसे आप देखो कि सेक्शन ए में 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक एक मार्क का क्वेश्चन, मतलब 12 एमसीक्यू क्वेश्चन, 1 मार्क्स ईच। ठीक है, उसके बाद में बच्चों आप देखो कि हम थोड़ा आगे चलते हैं कि इस पेपर में और क्या क्या है उसको डिस्कवर करने के लिए। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 12 एंड होने के बाद में सेक्शन बी स्टार्ट होता है। सेक्शन बी के अंदर में बच्चों सारा का सारा 2 मार्क वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, फिर सेक्शन बी के बाद में आप देख सकते हो कि इसी तरीके से सेक्शन सी है। फिर सेक्शन सी के बाद में आप देखोगे कि सेक्शन एक डी भी होना चाहिए। ये सेवा के पेपर में शायद सेक्शन सी ही लास्ट है, नहीं, यस, सेक्शन डी इज़ देयर। सेक्शन डी एक होता है। ठीक है, और सेक्शन डी लास्ट सेगमेंट है, इसके बाद में पेपर ओवर हो जाता है। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं यहाँ पे 32 के आसपास, 34 के आसपास क्वेश्चन है पेपर के एंड तक। ठीक है, 34 क्वेश्चन है टोटल। तो हम क्या करेंगे कि ये जैसे आपने देखा यहाँ पर कि टोटल है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो इस 4 पार्ट का बच्चों सेक्शन ए का हम एक वीडियो बनाएंगे, सेक्शन बी का दूसरा वीडियो, सेक्शन सी का तीसरा वीडियो और सेक्शन डी का चौथा वीडियो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि 2017 का जो पूरा पेपर है उसको मैं 4 पार्ट में सॉल्व करूँगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। इन सारे में मैं वापस एडवाइस करूँगा कि मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए बिफोर वॉचिंग माई सोल्यूशन इन द वीडियो, जस्ट पॉज योर वीडियो एंड ट्राई इट योरसेल्फ। पहले आप खुद इसको कोशिश करें कि आपसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, एंड उसके बाद में आप इसके सोल्यूशंस को देखें। और मैं ये भी सजेस्ट करूँगा कि आप चाहे सेबा के क्लास 10 के स्टूडेंट हैं या सीबीएसई के क्लास 10 के स्टूडेंट हैं बच्चों, आप लोग इन सारे पेपर्स को ही देखिएगा। मतलब कि जो मैं सेबा का पेपर डिस्कस करूँगा आप उनको भी फॉलो कीजिएगा, और जो मैं सीबीएसई का पेपर डिस्कस करूँगा आप उनको भी फॉलो कीजिएगा। बिकॉज दोनों के पेपर के लेवल में और पैटर्न में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। स्पेशली एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर में आपको एक अच्छा खासा कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएगा। लाइक अगर 12 क्वेश्चन अपन पर पेपर माने और 4 साल का पेपर अगर मैं सॉल्व करूँ तो 12 इंटू 4 48 वेरी नाइस क्वेश्चंस आपको सेवा के पेपर्स में मिल जाएगा। एंड अप्रॉक्सीमेटली कुछ इसी क्वांटिटी में आपको, क्योंकि सीबीएसई में जहाँ तक मेरे को याद है 10 क्वेश्चन होता है, तो 4 साल के हिसाब से अगर अपन देखें बच्चों तो 40 क्वेश्चन वैसे हो जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा आप देखो कि कम से कम 88 क्वेश्चन हम लोग को एमसीक्यू का इन सारे पेपर्स में मिल जाएगा। और बाकी अदर सेगमेंट्स भी जो मैं सॉल्व करूँगा उनको भी आप लोग फॉलो कीजिए। इससे आई एम वेरी श्योर कि आप लोग को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेनिफिट होगा। ओके, सो सेइंग ऑल दिस, अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, ये मैंने क्या करा है कि इस पेपर का जो सेक्शन ए है मैंने उसको सॉल्व करने का ट्राई किया। आप यहाँ देख सकते हैं कि उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो अब हम बार बार इस पेपर पे आके रेफरेंस नहीं लेंगे, हम डायरेक्टली मैंने सारा क्वेश्चंस को सेट कर रखा है, अरेंज कर रखा है आप लोगों के लिए। अब एक एक करके मैं इनको आपके लिए सॉल्व करूँगा। तो बिगिन करते हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच √27 शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ रैशनल नंबर। अब बच्चों रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर का मतलब होता है कि उस नंबर के अंदर में कोई भी रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, फोर्थ पावर वगैरह वगैरह ये सब चीज़ एग्जिस्ट ना करें।
तो अंडर रूट 27 को रैशनल बनाने का मतलब है कि उसे कहीं ना कहीं ये जो रूट का साइन है ये मेरे को हटाना पड़ेगा। अब रूट का साइन हटाने के लिए बेटा क्या करना है, कुछ नहीं, आप ध्यान से स्क्रीन पर मैनिपुलेशन देखिए। अंडर रूट 27 को इन द फर्स्ट प्लेस वी कैन थिंक 9 इंटू 3 रूट के अंदर, ये सिंप्लीफाई होकर बच्चों हो जाएगा 3√3। अब कोई मेरे से पूछे कि इसको अगर रैशनल बनाना है तो क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर है इसकी ए से मल्टीप्लाई करो तो भी रैशनल बनेगा, बी से मल्टीप्लाई करो तो भी रैशनल बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, और सी से मल्टीप्लाई करो तो भी रैशनल, तो ये बन जाएगा। लेकिन हमारा सवाल है, हमारे सवाल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज स्मॉलेस्ट, कि ऐसा सबसे छोटा कौन सा नंबर है जिससे इसको मल्टीप्लाई करने पे ये रैशनल बन जाएगा। तो उसका करेक्ट आंसर है बेटा सी, कि ए बी सी में से सी जो है वो सबसे छोटा नंबर है, आप देख सकते हो। और जब √3 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 3√3 टाइम्स ऑफ √3, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 3 इंटू 3 विच विल बी इक्वल टू 9। और आप देख सकते हो कि ये एक रैशनल नंबर है। हेंस क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी सी। आई होप कि ये सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बच्चों हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था कि द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर दिस विल टर्मिनेट इज। तो बच्चों आप लोगों को याद होगा, मैं थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ में, कि कोई भी रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन था वो 2 टाइप का होता था। एक होता था रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन और दूसरा होता था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन रेकरिंग पे तो बेस्ड है नहीं, तो एक बार उसका बात नहीं करते हैं, टर्मिनेटिंग का अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि टर्मिनेटिंग का क्या मतलब होता है। तो टर्मिनेटिंग का मतलब बच्चों ऐसा होता है कि कोई भी रैशनल नंबर अगर मान लो कि x/y के फॉर्मेट में है, जहाँ पे y का जो वैल्यू है वो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n का रूप लेता है प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद। कहने का मतलब कि अगर आपके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन ये वाले फॉर्मेट का आता है 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्मेट का, तो उस केस में वी कैन से कि x/y का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा दैट विल बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दूसरा सवाल यहाँ पर होता है कि भाई कितने डिजिट के बाद x/y का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा। तो उसका आंसर है कि आप m और n के वैल्यूज़ को देखो, और m और n दोनों में से जो लार्ज वैल्यू होगा, जो बड़ा वैल्यू होगा, उतने डिजिट के बाद में इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा। तब यहाँ पर यदि बच्चों हम बात करें तो 43 अपॉन यहाँ पर लिखा हुआ है 2 के पावर में 4 इंटू 5 के पावर में 3, ओके। अब इसको यदि हम कंपेयर करें बेटा ये वाले फॉर्मेट से 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्मेट से, तो वी कैन सी कि m का वैल्यू है यहाँ पर 4 और n का वैल्यू है यहाँ पर 3, ओके। अब कोई भी बच्चा आराम से आइडेंटिफाई कर सकता है कि भाई इनमें बड़ा कौन सा है। ऑब्वियसली बड़ा कौन है, यहाँ पर 4 बड़ा है। तो सिंस यहाँ पर 4 बड़ा है बच्चों, इसीलिए ये जो हमारा नंबर है 43/2 पावर 4 इंटू 5 पावर 3 दिस विल टर्मिनेट आफ्टर 4 डिजिट्स, ठीक है। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो बच्चों क्या बोला गया है, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू दिस इज 1 देन वैल्यू ऑफ a इज। तो इसमें भी मैं थोड़ा सा थ्योरी आप लोग से डिस्कस कर लेता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, अगर px कोई भी पॉलिनोमियल हो एंड अगर हम बोलें कि x इक्वल टू k उसका 0 है, कि x इक्वल टू k इज 0 ऑफ px, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि p ऑफ k शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। p ऑफ k शुड बी इक्वल टू 0। तो इस वाले लॉजिक को यदि हम यहाँ अप्लाई करें तो ये हमारा पॉलिनोमियल है px और इसका 0 कौन है, x इक्वल टू 1, ऐसा हमको सवाल में बताया हुआ है। तो इस चीज़ को यदि हम फॉलो करें बच्चों, तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए कि p ऑफ 1 मस्ट बी इक्वल टू 0। p ऑफ 1 को यदि आप 0 प्लेस करते हो तो देखो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा a टाइम्स ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ a माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चों फर्दर सॉल्व करेंगे, काफ़ी आसान सवाल, a माइनस 3a प्लस 3 minus 1 this is equal to 0. This implies we will get minus 2a plus 2 this is equal to 0 and यहाँ से हम लोगों को मिलेगा बेटा क्या, a is equal to 1, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर a which is 1। आई होप कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ से अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं वापस क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या पूछा हुआ, ये भी काफ़ी आसान सा सवाल। Which one of the following is a not a quadratic equation? ध्यान देना,
ये नहीं पूछा है कि विच इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम लोगों से पूछा है कि विच इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब भाई कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होता है, पहले तो ये बात याद कर लेते हैं। तो बच्चों इसका आंसर है कि अगर कोई भी इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म का है जहाँ पर a का वैल्यू 0 नहीं है, इस टाइप के इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो द सिंपल फंडा हियर इज कि ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, आप इन चारों को सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के बाद में जिसका किसी का भी फाइनल फॉर्मेट इससे रिजेंबल होता है, कहने का मतलब उसमें x² का टर्म होना चाहिए, लार्जेस्ट पावर ऑफ x² ही होना चाहिए, और उसका जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो जिस किसी का भी फाइनल सिंप्लीफिकेशन इससे रिजेंबल करेगा वो सारा का सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, और जिसका नहीं करेगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अब इस वाले लॉजिक से अगर हम सॉल्व करना शुरू करें बेटा, तो मान लो कि सबसे पहले मैं ए ऑप्शन को सिंप्लीफाई करता हूँ आप लोगों के लिए। तो ए ऑप्शन में देखो क्या लिखा हुआ है, x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x-3। सिंप्लीफाई करने पे बेटा क्या होगा, यहाँ पर x² माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x-3। अब इसको सॉल्व यदि आप करोगे तो आपको दिखेगा x² माइनस 6x, 4 प्लस 1 का वैल्यू हो जाएगा 5 और 5 प्लस 3 का वैल्यू हो जाएगा 8। सो दिस इज इक्वल टू 0। आई होप कि ये समझ में आया आप लोगों को। अब आप देखो बेटा कि इसका जो फाइनल फॉर्मेट आया है क्लियरली हम देख सकते हैं कि वो इससे रिजेंबल हुआ है, ax² प्लस bx प्लस c से, जिसमें x² का टर्म है और लार्जेस्ट पावर ऑफ x जो है वो x² ही है। तो इसीलिए दिस विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हेंस ऑप्शन ए इज नॉट आवर आंसर। ओके, सिमिलरली बेटा अगर मैं थोड़ा सा ऑप्शन बी को एक्सप्लोर करना चाहूँ तो देखो क्या मिलेगा मेरे को, यहाँ मिल जाएगा x² प्लस x प्लस 8 इज इक्वल टू x² माइनस 4। ठीक है, मैंने डायरेक्टली सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखा है। अब यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि x² काफ़ी आसानी से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर कैंसिल आउट होने के बाद में बेटा क्या बचेगा हमारे पास में बचेगा यहाँ पर x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ आप देखते हो कि इस वाले इक्वेशन में जो लार्जेस्ट पावर ऑफ x बचा बेटा वो कितना बचा, 1, क्योंकि x² का टर्म है ही नहीं, बस x पावर 1 का टर्म है लास्ट फाइनल। ठीक है, तो इसीलिए ये जो इक्वेशन है वो आप क्लियरली जानते हैं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हेंस वी कैन क्लेम कि सिंस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो हमारे सवाल का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आई होप कि ये भी सबको समझ में आया आप लोगों को। और सिंस ऑप्शन बी आ गया है और इसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा तो सी और डी को हम क्रॉस चेक नहीं करेंगे। हालांकि अगर आप घर पे क्रॉस चेक करते भी हो सी और डी ऑप्शन को तो यू विल सी के फाइनल आउटपुट जो है वो उसका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्मेट से मैच होगा, यानी कि सी और डी ऑप्शन दोनों का दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हेंस ये लोग हमारा आंसर नहीं बन पाएगा। तो आई होप कि दिस क्वेश्चन इज क्लियर। यहाँ से हम लोग अब फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। 5 वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो सेवा ने फ्रेम किया था 2017 में, काफ़ी शानदार क्वेश्चन। अभी मैं सॉल्व करूँगा आप लोगों के लिए, आप देखेंगे इसको। 5 में देखो बेटा क्या है, पहले सवाल को ढंग से समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो 5 के अंदर में हम लोग को सबसे पहले बोला गया है कि इन द राइट ट्राइंगल ABC एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब A पे 90 डिग्री है, AD परपेंडिकुलर टू BC, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ BD बाई DC। ये BD बाई DC इक्वल टू क्वेश्चन मार्क टाइप सिचुएशन है, इसका वैल्यू हम लोग को बताना है। अब बेटा इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसके अंदर में A अपन 90 डिग्री पे ले लेते हैं। तो ABC सपोज करो कि ये अपना ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल के अंदर में सवाल बोलता है कि A से परपेंडिकुलर बनाया जाए BC के तरफ, जिसका नाम हो AD। चलो ठीक है भाई, बना लो परपेंडिकुलर, इसका नाम दे दो AD। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। अब हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए BD अपॉन DC का वैल्यू क्या होगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देखो कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। BD बाई DC इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, BD बाई DC इज इक्वल टू, मैं सबसे पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँगा। क्या हम इसमें हाफ AD इंटू BD और नीचे भी हाफ AD इंटू DC ऐसा लिख सकते हैं? तो आंसर इसकी यस, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। मैंने ऊपर नीचे हाफ AD से मल्टीप्लाई किया। आप अगर ध्यान से सोचोगे तो अभी भी ये लोग कैंसल आउट हो रहा है, दिस इज स्टिल BD अपॉन DC। ओके, लेकिन हाफ AD से ऊपर नीचे बेटा मल्टीप्लाई कर लेने के बाद में क्या हुआ, बहुत ही शानदार चीज़ हुआ। शानदार चीज़ क्या हुआ, ऊपर वाला एक्सप्रेशन बन गया एरिया ABD, नीचे वाला एक्सप्रेशन बन गया एरिया
ACD। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई ये कैसे हो गया सर, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। तो बिल्कुल बेटा एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसे एरिया का एक्सप्रेशन होगा। ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, हाफ इंटू AD इंटू BD। तो हाफ तो हाफ है, बढ़िया बात है। फिर BD को आप देखो कि ABD ट्राइंगल के अंदर में वो बेस है और AD जो है वो आप सोच सकते हो कि इसका परपेंडिकुलर है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के हिसाब से ये वाला हो गया एरिया ट्राइंगल ABD। सिमिलरली नीचे वाले को नोटिस करोगे तो हाफ का हाफ रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। DC को आप देखो यहाँ पर बेटा, तो ये आपका बेस हो जाएगा और AD जो है वो आपके लिए हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के लॉजिक से ये भी बन जाएगा आपके एरिया ट्राइंगल ACD। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब बेटा आपको याद होगा कि कोई भी दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू होता था उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर कोई तिगड़मबाजी से हम लोग ABD और ACD को सिमिलर साबित कर दे तो उसके बाद में इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर का रेशियो है वही होना चाहिए इसका वैल्यू, यानी कि BD बाई DC का वैल्यू। ठीक है ना, और वहाँ से फिर हम लोग को आंसर मिल जाएगा। अब देखो उसमें मूव करने से पहले मैं आप लोगों को शो करता हूँ कि कैसे ABD और ACD ट्राइंगल को हम लोग सिमिलर बोल सकते हैं। तो बेटा इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल ACD आप ध्यान से देखते जाएं। ये रुको, चलो मैं इसको इस साइड लिख देता हूँ। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD वी विल गेट, ध्यान से देखना, एंगल D इज इक्वल टू एंगल D। वाई? बिकॉज बोथ ऑफ देम आर 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आर्ग्यूमेंट क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। सोचिए कि ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, अगर ये 1 2 3 है बेटा तो आप देख सकते हो कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। हाउ? बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी इन दिस ट्राइंगल ABD। एक एंगल ऑलरेडी अगर 90 डिग्री हो रखा है तो बाकी दोनों एंगल का सम क्या होगा, 90 डिग्री। तो इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। एंड अगेन आप देख सकते हो कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू वो भी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। वाई? बिकॉज एंगल A ओवरऑल जो था वो 90 डिग्री था, ऐसा सवाल में हम लोग को दिया हुआ था। तो इन दोनों से अगर हम कंपेयर करें तो वी कैन सी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। ठीक है ना, तो एंगल 2 कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ से एंड वी विल गेट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं हमारे सिमिलैरिटी के प्रूफ में। ठीक है ना, अब सिमिलैरिटी के प्रूफ में अगर इसको यूज़ करेंगे तो एंगल 1 इज़ अ पार्ट ऑफ ट्राइंगल ABD, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्राइंगल ACD, तो ये हो जाएगा एंगल 3। ठीक है, अब इन दोनों के बेसिस पे बेटा एंगल सिमिलैरिटी से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD क्या होगा, सिमिलर होगा। लेकिन यहाँ पे नेमिंग के ऑर्डर का थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, दैट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, एकदम ध्यान से हम लोग को करना पड़ेगा। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड के कंपोनेंट्स को देखूँ, यानी कि ट्राइंगल ABD के कंपोनेंट्स को देखूँ, तो पहला कंपोनेंट मैंने यूज़ किया है D, और D के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर भी मैंने कंपोनेंट यूज़ किया है D इन ट्राइंगल ACD। तो जब मैं इनका नेमिंग स्टार्ट करूँगा सिमिलैरिटी का प्रॉपर ऑर्डर में, तो सबसे पहला लेटर आएगा यहाँ पर D, उसके करस्पॉन्डिंग वहाँ पर D। फिर आप देखो कि ये जो 1 है दैट इज़ करस्पॉन्डिंग टू वर्टेक्स B इन ट्राइंगल ABD, तो यहाँ मेरे को लिखना चाहिए B। फिर 1 किसके इक्वल है, तो 1 इक्वल है 3 से। ठीक है ना, और 3 के करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन सा है, A, तो B के करस्पॉन्डिंग इसीलिए उस तरफ चला जाएगा E। अब ट्राइंगल ABD में आप देख सकते हो कि D यूज़ हो गया, B यूज़ हो गया, कौन बचा हुआ है E। तो यहाँ पर थर्ड लेटर बेटा क्या आना चाहिए, A, और वहाँ पर थर्ड लेटर क्या आना चाहिए, C। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। आई होप कि ये ऑर्डर वाला बात आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। और इनके सिमिलर होने के बाद हम सभी लोग जानते हैं कि इनका जो करस्पॉन्डिंग साइड है उसका रेशियो इक्वल होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर मैं लिखना चाहूँ बेटा तो वो क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से, वो हो जाएगा DB डिवाइडेड बाई DA। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, आप देख सकते हो, BA डिवाइडेड बाई AC। दिस इज इक्वल टू, आप देख सकते हो, AD डिवाइडेड बाई CD। अब आपको ये सर्च करना है कि क्या आपके ऑप्शन में इन तीनों में से किसी का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो BD बाई AD का स्क्वायर हम ढूंढ लिए, कहीं हमको मिल तो नहीं रहा है। ठीक है, BA बाई AC का स्क्वायर, कितना खुशी का बात है कि आप देखो सबसे पहला ऑप्शन ही यही था, इसीलिए A इज़ द करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं। 5 के बाद में स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6।
6 इज़ अगेन वन ऑफ द मोस्ट सिंपल क्वेश्चन, इसमें कोई खास चीज़ नहीं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा थ्योरी के साथ बताने का ट्राई करता हूँ आप लोगों को, ताकि सबको एकदम क्लियरली अच्छे से समझ में आ जाए। मान लो कि यहाँ पर बेटा अगर मैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लूँ और ये जो P पॉइंट है 2,3 इसको अगर कहीं पे मार्क करूँ, मान लो कि यहाँ पर P 2,3, तो क्या हो P 2,3, ठीक है ना। अब इसमें आप लोग सभी को क्लियर होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि ये कुछ ऐसा है कि अगर P पे आप पहुँचना चाहते हो बेटा, तो x कोऑर्डिनेट के अलॉन्ग आप कितना चले होगे 2, और y के अलॉन्ग आप कितना चले होगे 3। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस अपने को चाहिए तो वो ऑब्वियसली ये वाला डिस्टेंस होगा, और ये वाला डिस्टेंस का लेंथ कितना है 3 यूनिट्स, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा 3 यूनिट्स, ठीक है। तो रिक्वायर्ड आंसर ये होना चाहिए 3 यूनिट्स, जो कि हम लोग को बोलेगा कि करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और बाद बाकी इससे रिलेटेड अगर आप लोग को थोड़ा सा भी डाउट वगैरह और कुछ रह जाता है तो यू कैन वॉच अ वीडियो प्रोवाइडेड बाय मी ऑन यूट्यूब, जिसमें मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा चैप्टर कवर कर रखा है, ठीक है। उसके पहले वीडियो में आप सर्च करेंगे, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। पहले ही वीडियो में मैंने ये सारा चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस का मतलब होता है पॉजिटिव पार्ट ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, एंड डिस्टेंस ऑफ वाई एक्सिस का मतलब होता है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस का मतलब होता है कि एक्स कोऑर्डिनेट और उसका सिर्फ पॉजिटिव पार्ट, साइन को हम इग्नोर कर देते हैं। तो आप लोग ज़रूर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला वीडियो मेरा देखें, यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसमें आप लोग को ये पूरा थ्योरी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अगर किसी को क्लियर नहीं है तो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखो क्या पूछा हुआ है, वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चन, कोई भी बच्चा आराम से कर लेगा जिसको वैल्यू याद है। तो बच्चों साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता था, आंसर इज हाफ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हाफ का स्क्वायर, माइनस कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता था, तो आंसर इज कि √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो दिस इज 1/4 माइनस दिस इज 3/4 विच इज इक्वल टू माइनस 2/4 विच इज इक्वल टू माइनस हाफ। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा, इसीलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ध्यान से देखो, इसको पढ़ लेते हैं आप लोगों के लिए। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ अ हाइट 75 मीटर इज 30 डिग्री, देन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर हम लोग को बतलाना है।